गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So how are you guys? ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो गए क्या? No, sir. सर आपने कल रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करी। क्या नाम बेटा? पीयूष सर, पीयूष। पीयूष बेटा अभी भेज देता हूँ इस क्लास के बाद। कल मैं थोड़ा फील्ड में चला गया था, दोपहर बाद मुझे दोनों काम करने पड़ते हैं, क्लासेस भी लेनी होती हैं और ओके सर। एडमिशन के लिए फील्ड में भी जाना हो। ठीक है ना? तो दोपहर ओके। बाद मैं दोपहर बाद कह रहा हूँ, अभी 12 बजे के बाद क्लास ओवर होगी तब भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, बाकी मैंने वो डॉक्यूमेंट लिंक कर दिया है वेबसाइट पर। यस सर। ठीक है ना? जिसको भी कल जो हमने किया था वो चेक करना हो तो क्या करेंगे, सीधा गो टू वेबसाइट, गो टू दिस लिंक, यहाँ आप सेक्शन 1 में जाएंगे डीबीएमएस में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ सर। डाउनलोड, हाँ सर जो इसके ऊपर जो ये वाला एक और सिलेबस दिखा रखा ना, एसपीएम वाला, हाँ, सर ये हमारा ही है क्या? ये 7th सेमेस्टर का है बेटा, मेरे पास ये क्लास भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ठीक है ना? सर। ये मैंने अपने लिए ही बनाया था कि भाई मेरे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मैं आपको नोट्स ठीक से प्रोवाइड कर पाऊँ। तो 2 अलग पेजेस बनाने की बजाय मैंने एक ही पेज में लिंक कर दिया। ओके So don't worry, this will cover in your 7th semester. ओके सर। तो यहाँ पर कल वाली जो एक्सरसाइज थी वो अवेलेबल है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। ये माई एसक्यूएल का मैंने लिंक भी लगा दिया साथ में। इस लिंक पर जाकर आप माई एसक्यूएल डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। अगर आपके सिस्टम में पहले से कोई डेटाबेस नहीं है तो ये कोई एरर आपको नहीं शो करेगा, डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन माई एसक्यूएल एंड MS SQL Server is that in MySQL we have only black screen. It means it work on those commands. Whereas if we use MS SQL Server, so it is a complete server where different clients are to be there and these are to be handled. तो वहां पर एज ए सर्वर फीचर हमें मिल रही है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है कि MySQL ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है सर इसमें तो पासवर्ड मांगेगा ना, इसमें? MySQL में पासवर्ड बनाना पड़ता है ना जब इसको इंस्टॉल करने के बाद। वो तो बेटा आप कोई भी आप MS SQL सर्वर बनाएंगे तो उसमें भी विंडोज ऑथेंटिकेशन आपसे मांगेगा। तो डेटाबेस सर का इसका मतलब क्रैक ही जो है यही ना है। माइक्रोसॉफ्ट, सर माइक्रोसॉफ्ट का तो क्रैक के साथ हो तो 2 GB का है। हाँ तो बेटा क्रैक के साथ आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक जो है कोई सर। क्रैक कर सकता है वो ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है फीचर अवेलेबल तो जब कोई कॉलेज में आएगा तब आके यहाँ पर कॉलेज से ले ले, यहाँ पर हमारे पास क्रैक वर्जन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, अपना पेन ड्राइव में लेके जा सकते हो, अपने सिस्टम में ठीक इंस्टॉल है कर सर। सकते हो। ठीक है ना? ऑल दीज कमांड्स टिल नाउ वी डिड आर हेयर। इंसर्ट कमांड हमने यूज की थी, हमने ड्रॉप कमांड यूज की है, क्रिएट कमांड यूज की है, सेलेक्ट कमांड यूज की है, ट्रंकेट हमने यूज किया था, हमने डिलीट कमांड यूज नहीं की अभी। तो डिलीट कमांड हम देखेंगे आगे, आज नहीं करेंगे पर फिर कभी जब भी हम ये एसक्यूएल की एक्सरसाइज करेंगे, एक दिन वीक में एक दिन एसक्यूएल की एक्सरसाइज ही करेंगे, तो उस दिन ये कमांड्स हम जरूर करेंगे। ठीक है? तो आप इन सब कमांड को रन कर सकते हैं W3 स्कूल्स पर जाकर भी, और माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने के बाद वहां भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर ये आपको फ्री कंपाइलर मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप ये काम कर पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल्स। तो according to BTech syllabus, this is
second last topic of your syllabus, data models. We have different data models. तो कौन कौन से डेटा मॉडल्स हम पढ़ते हैं? जनरली हमारे पास ये डेटा मॉडल होते हैं: हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स। इनमें से आपके सिलेबस के अंदर हायरार्किकल नहीं दिया गया है, पर मैंने यहाँ फिर भी आपको कराऊंगा। नेटवर्क मेंशन है, रिलेशनल मेंशन है, ईआर भी मेंशन है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी मेंशन है, बट एक नहीं मेंशन किया गया था, हायरार्किकल, तो मैंने वो भी कवर कर दिया है यहाँ पर। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। तो first we understand what is the importance of data model. What are the data models? What are the importance? So data model is a graphical representation of a real world data structure. कोई भी चीज हम डिजाइन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होती है। जैसे हमने कहा एक स्टूडेंट है जिसके कुछ ग्रेड्स आए हैं किसी क्लास के अंदर, तो स्टूडेंट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी which has some grades in any of the class. ठीक है, हमने कहा एक कार है, उसका ये कलर है, ये मॉडल है, तो कार इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। उसके कुछ शेप साइज स्ट्रक्चर है, उसका कोई मेकिंग ईयर है, उसका कोई इंजन टाइप होगा, वो पेट्रोल बेस्ड है, डीजल बेस्ड है। सो ऑल दीज आर, बट वी आर यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू handle these kind of entities or attributes. So data models are also used as a communication tool to facilitate interaction among the designer, the application programmer and the end user. It means we have a graphical representation of each and everything which can be used by a designer, which can be used by a application programmer and also for end users. So if we talk about a good design, good database design use an appropriate data model as its foundation. It means if a database has a good design, then we are saying that the database is a quality database is more secure, and it can be enhanced if with the time enhancement is needed. End user have different views and need for data. So any of the application has different end views which can be used. Like we are talking about an application, Flipkart application. So Flipkart application has many views, including customer view, including seller view, including a delivery boy view or a designer view. So different users has different view, but we have to maintain a single database. Data models organize data for various users. Like किसी एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, उनके बहुत सारे डेटा मॉडल्स के व्यू हो सकते हैं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन on what phase you are or what type of user you are. So this is the importance of data model. Second, data model basic building block. So these are the things which are to be required for any data model, whether we are talking about object oriented or whether we are talking about entity relationship data model. So first is entity. Entity is anything about which data are to be collected and stored. Second is attribute. I'm going to discuss with a diagram. So second is attribute. Attribute is a characteristic of any entity. Third is relationship. It describes an association among different entities, whether they are one to one, many to many, one to many, or any kind of relationship between these, like partial, total. So these kind of relationships are to be maintained between two entities, and each entity has certain attributes. I'm going to discuss with an example of a car and a student. So car and student both are the entities here because they represent a real world.
So entity can be a place, person, object, event, or a concept about which data is to be maintained. For example, we are going to discuss here car and student both are entities. Second is attribute. So in case of car and student, if we talk about the properties of any car or a student, so properties define attributes. For example, color of a car is an attribute of that car. Name of a student is attribute of a student, whatever the name is. ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर, जैसे कोई कार है, वो कब बनी थी, क्या कलर है उसका, उसके इंजन का टाइप क्या है, क्या एसेसरीज फीचर हैं उसकी, कितने टायर्स हैं, ये सब चीजें किस में आएंगी, एट्रीब्यूट के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंट कार का डिफरेंट हो सकता है. So we have thousands of cars, so all thousands entities are. Second is student. Student is a entity name. अब स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं. इस क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 के 30 स्टूडेंट्स अलग अलग स्टूडेंट हैं. So we are not talking about entity type, we are talking about different entities. Student is an entity type, but we are talking about different students. So if we have 30 students, so we have uh, different properties for each student, like name of student representing attribute for entity. Like किसी स्टूडेंट का नाम है पीयूष, तो पीयूष का जो नेम है, वो पीयूष एक स्टूडेंट है, उसका नेम पीयूष है, उसकी एज कुछ है, उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ होगा, वो किसी क्लास में पढ़ता है, कलर कॉम्प्लेक्शन होगा. ठीक है, बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट होंगे, उसका रोल नंबर, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स. किसी दूसरे स्टूडेंट की बात करेंगे तो उसके लिए सारी चीजें चेंज हो जाएंगी. माइट बी पॉसिबल नेम इज सेम बट डिफरेंट ईमेल आईडी, डिफरेंट फोन नंबर, डिफरेंट एड्रेस, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इन दोनों के बीच में, यानी दो एंटिटी हमारे पास हैं, एक एंटिटी है कार और दूसरी एंटिटी है स्टूडेंट. इन दोनों को लिंक कैसे करेंगे? तो if we are talking about entity to entity representation, then it comes under relationship. तो relationship कैसे मेंटेन होगा? यहां हम शो कर रहे हैं कि सपोज करो हमारी जो एंटिटी थी वो है कार एंड स्टूडेंट. So we are saying that blue car belongs to student Jack. It means हमने एक स्पेसिफिक कार का नाम लिया है, उस कार का कोई कलर है पर्टिकुलर, और उस किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया जिसका नाम जैक है. सो जैक हैज ब्लू कार. तो जैक एंड ब्लू कार आर लिंक्ड विद अ रिलेशनशिप. ये आगे भी आएगा दोबारा, कहाँ आएगा? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर आएगा दोबारा से, जहां हम ये डिटेल में भी पढ़ेंगे. अभी किसी को ना समझ में आया हो what is entity, what is attribute, and what is the meaning of relationship? These are the signs to represent. एक पैरेललोग्राम हम शो करते हैं एंटिटी नेम के लिए, एक ओवल शेप शो करते हैं एट्रीब्यूट्स के लिए, और वर्ब शेप शो करते हैं, वर्ब कह रहा हूं, ये डायमंड शो करते हैं रिलेशनशिप के लिए. So it is clear to all of you what is entity, what is attribute, and what are the relationship. Yes. Hold on बेटा, एक बार एक. Yes sir.
तो बेटा एनी डाउट इन दिस टॉपिक? नो सर। नो सर। गुड। अच्छा एक काम और करो, अपना रोल नंबर और नेम टाइप कर दो आप, सो दैट कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए, आपको अलग से ग्रुप के अंदर बार बार ना टाइप करना पड़े। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर और दोबारा बोलो बेटा, आवाज नहीं आई मेरे पास। तो आगे चलते हैं। बिजनेस रूल्स। किसी भी डेटा मॉडल के लिए पहले बिजनेस रूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो डेटा किसी पर्टिकुलर यूजफुल वर्क के लिए ही यूज किया जाएगा। तो व्हाट आर द बिजनेस रूल्स? बिजनेस रूल्स मींस brief, precise and unambiguous description of a policy, procedure or principle within a specific organization's environment। किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक रूल होता है, पॉलिसी होती है, प्रोसीजर होता है किसी भी काम को करने का, तो उसके अकॉर्डिंग उस बिजनेस रूल को हम फॉलो करते हैं। जितने भी कस्टमर होते हैं वो सब फॉलो करते हैं उस रूल को, और जितने भी डिजाइनर्स, ऑर्गेनाइजर्स, मैनेजर्स, सीईओ, वो सभी उस रूल को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, अ कंपनी एयरप्लेन मस्ट बी इंस्पेक्ट आफ्टर 100 आवर्स ऑफ फ्लाइट, कि किसी भी प्लेन को 100 घंटे की फ्लाइट के बाद चेक किया जाएगा। 100 आवर्स ऑफ फ्लाइट के बाद उसको हर बार इंस्पेक्ट किया जाएगा कि इसके बाद इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको एनालाइज किया जाएगा। एक कस्टमर एक से ज्यादा इनवॉइस जनरेट कर सकता है, ऑर्डर्स कर सकता है किसी भी वेबसाइट पर जाकर। दिस कैन ऑल्सो बी अ रूल। ईच इनवॉइस इज जनरेटेड बाय ओनली वन स्टूडेंट। दिस इज ऑल्सो अ रूल कि एक इनवॉइस को एक ही कस्टमर जनरेट कर सकता है, एक से ज्यादा कस्टमर एक इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते। ये भी एक रूल हो सकता है। So apply to any organization that stores and use data to generate information. This can be different for different organizations. So it depend upon the organization type and its business rules. So description of operations that help to create and enforce actions within the organization's environment. It purely depend upon what business rules they are following. So business rules are some other aspects like must be rendered in writing. कोई भी बिजनेस रूल होगा वो राइटिंग के अंदर यानी रिटर्न में एप्लीकेबल होता है। टर्म एंड कंडीशंस कहीं लिखी होती हैं तो टर्म एंड कंडीशंस फॉलो की जाती हैं। प्राइवेसी पॉलिसीज लिखी होती हैं तो वो फॉलो की जाती हैं। सो मस्ट बी केप्ट अप टू डेट। जितने भी रूल्स हैं वो अप टू डेट होने चाहिए। मतलब अगर हम आज कोई काम कर रहे हैं तो आज के लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो 3 दिन पहले वो रूल्स एक्सपायर हो गए हैं एंड करंटली वी डू नॉट हैव एनी रूल फॉर एनी वर्क। समटाइम्स एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, कई बार ऐसा होता है कि एंटिटीज होती हैं वो एक्सटर्नल होती हैं, बिजनेस रूल उन पर भी अप्लाई होते हैं। तो उनके ऊपर क्या बिजनेस रूल्स अप्लाई होंगे वो उस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा। मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वाइडली डिसेमिनेटेड। इट मींस ये सर्कुलेट करना पड़ेगा आपको। जितने भी रूल्स हैं वो इजीली समझ आए कस्टमर्स को और क्लाइंट को, और सभी के पास वो प्रॉपरली पहुंचे।
इट मीन्स जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो कहीं से या कोई सर्विस बाय करते हो तो वहाँ क्लियर रूल्स मेंशन होते हैं कि कोई रिफंड का क्या रूल होगा, कोई रिटर्न एप्लीकेबल है तो कब तक एप्लीकेबल है। तो वहां पर ग्लिच नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं होना चाहिए कि आपने 10 दिन बोला तो 10 दिन आज से शुरू होने थे या कल शुरू होंगे या 10वां दिन कौन सा था। तो ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी organized accurately. Describe characteristic of data as viewed by the company. So this is also a business rule. So what are the sources of business rules? So different policy makers, different company managers, department managers, they write business rule according to their ease. Written documents, procedures, standards, operational manuals बनाए जाते हैं और यूज किए जाते हैं। कोई भी आप नया प्रोडक्ट लेके आते हैं इंक्लूडिंग ए मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, हर उसके साथ आपके अप्लायंस के साथ एक मॉड्यूल आता है और एक मैनुअल आएगा साथ में। उस मैनुअल का मतलब ये है कि हो सकता है 20 सालों से वॉशिंग मशीन चला रहे हो पर उन्होंने अपनी मशीन का एक रूल बताया है, इतना टेम्परेचर इसे चाहिए, आपको बिना पानी के नहीं चलाना है, या इतना ये टाइम ड्यूरेशन लेगा, इतना टाइम ये क्लिनजिंग करेगा, इतने टाइम के बाद ये इनटेक या आउटटेक करेगा। So all the rules and operations are clearly mentioned. कितना टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर कितना ये लेगा, सारे रूल्स आपको बताए जाएंगे इन एडवांस उस बुकलेट के अंदर। Importance of business rule. Why we are incorporating business rules? What is the function of business rule? So promote creation of an accurate data model. हमारा डेटा मॉडल उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा जितने प्रिसाइज रूल्स हमारे पास होंगे। स्टैंडर्डाइज कंपनीज व्यू ऑफ डेटा, इट मींस कंपनी का व्यू क्या कहता है उस डेटा के लिए, वो भी यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। कंस्टिट्यूट अ कम्युनिकेशन टूल बिटवीन यूजर एंड डिजाइनर, हमें एक कम्युनिकेशन टूल का यूज करना पड़ेगा या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम यूजर और डिजाइनर के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकें। It allows designer to understand the nature, role and scope of the data. It means for what time, up to what time this data is valid, after what time this data is going to be invalid, what are the characteristics of the database. These all are designed by a designer and are public. Allow designers to understand business processes. So how this company operate, how business rules are governed. So all the characteristics obtained on a particular data are allowed by a designer. So allow designers to develop appropriate relationship, participation, rules and constraints. तो जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, आपके लिए कोई कोर्स डिजाइन करती है तो वो साथ में कंडीशन भी लगाती है कि अगर इस कोर्स को 10% से कम स्टूडेंट्स ने ऑक्युपाई किया तो हम इसके लिए कोई टीचर अपॉइंट नहीं करेंगे। माइट बी पॉसिबल दिस कोर्स विल नो लॉन्गर बी इन ऑपरेशन। अगर 10% से कम स्टूडेंट किसी कोर्स को ऑक्युपाई करते हैं या लेते हैं तो वो कोर्स बंद हो सकता है, यह यूनिवर्सिटी पहले अपने राइट्स में रिजर्व करती है। तो जितने भी रूल्स थे पहले डिजाइन किए गए। आपके एग्जामिनेशन के क्या रूल होंगे आपको पहले बताए जाते हैं। आप कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज के रूल आपको पहले बताए जाते हैं। क्लास की टाइमिंग्स आपको बताई जाती हैं। क्लास टाइमिंग के ड्यूरेशन में आप कहीं और पाए जाते हैं, वो रूल्स भी आपको बताए जाते हैं। तो ईच एंड एवरी रूल इज इन रिटन। सो रिटन डॉक्यूमेंट का फायदा यह है कि उस बिजनेस रूल को एप्लीकेबल माना जाता है कि ये बिजनेस रूल आपको फॉलो करना है। So after understanding business rules, we are going to discuss data models one by one. First, we are going to discuss these data models. Like हमने सबसे पहले फाइल सिस्टम यूज करना शुरू किया था 1960s एंड 1970s में, जब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं आई थी। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज वाज सी लैंग्वेज, विच वाज
डिजाइन इन 1972। तो उससे पहले हम जो यूज कर रहे थे लैंग्वेजेस वो इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस थी जो हम यूज कर पा रहे थे। तो पहली बार आईबीएम ने मेन फ्रेम सिस्टम बनाया था। उस मेन फ्रेम सिस्टम के लिए उन्होंने एक डेटा मॉडल डेवलप किया था जो कि फाइल सिस्टम बेस्ड था, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप नहीं बना सकते थे, सिर्फ रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए वो बनाया गया था, किसी भी तरह के कोई रिलेशनशिप्स उसके अंदर नहीं होते थे। 1970s जब शुरू हुआ तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस आनी शुरू हुई। तब हमने हायरार्किकल एंड नेटवर्क बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, तो हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल्स यूज करना शुरू किया था। तो दीज आर सेइंग दैट अर्ली डेटाबेस सिस्टम, शुरू में सबसे पहले हायरार्किकल और नेटवर्क डेटाबेसेस ही यूज किए जाने लगे थे, क्योंकि हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल होते थे कि कहीं पर मैनेजर काम कर रहे हैं, कहीं यूजर काम कर रहा है, कहीं क्लाइंट काम करेगा, एंड यूजर होगा, तो उनको कैसे मेंटेन किया जाए इन अ सिंगल डेटाबेस। तो वहां हमने सबसे पहले नेटवर्क मॉडल्स का यूज किया। एग्जाम्पल बताया गया है IMS और ADABAS। तो these were the databases used for these hierarchical and network models। थर्ड जनरेशन आई हमारी जब हम 1980s में जा रहे थे, यानी 1975 के बाद और 1980s से पहले थर्ड जनरेशन, जिसके अंदर हमने रिलेशनल डेटाबेस, जो आज की डेट में भी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस को हमने यूज करना शुरू किया। एग्जाम्पल उन डेटाबेसेस के DB2 आ गया उस समय, ओरेकल आ गया था, और MS SQL सर्वर भी लॉन्च हो गया था 1980s के अप्रोक्स में। कॉन्सेप्चुअल थे, सिंप्लिसिटी थी, एंटिटी रिलेशनशिप मेंटेन किए जा सकते थे, और बहुत सारी टेबल्स को हम मर्ज करके एक सिंगल डेटाबेस डिजाइन कर सकते थे। दीज वर द फीचर्स इन थर्ड जनरेशन डेटाबेसेस। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स आने शुरू हो गए थे, विच वर आफ्टर 1980s। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एक्सटेंडेड रिलेशनल। एक्सटेंडेड रिलेशनल मींस जो रिलेशनल डेटा मॉडल था उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन हमने लॉन्च किया विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। जहां एग्जांपल देखो, हमने DB2 को और ज्यादा अपग्रेड किया, ओरेकल का 10G आ गया था हमारे पास, ऑब्जेक्टिविटी थी यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते थे आपस में, कॉम्प्लेक्स डेटा को सपोर्ट करता था, एक्सटेंडेड रिलेशनल प्रोडक्ट्स, सपोर्ट ऑब्जेक्ट एंड डेटा वेयरहाउसिंग भी एप्लीकेबल थी। तो डेटा वेयरहाउसिंग में हमारे पास कई चीजें इंक्लूड हो जाती हैं कि उस डेटा को हम कैसे मेंटेन करते हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस हम किसी डेटाबेस पर लगा सकते हैं। तो दीज आर द एक्सटेंडेड फीचर्स फॉर एनी डेटाबेस। फिफ्थ जनरेशन जिसको हम बोलते हैं वो हमारा XML बेस्ड है, जो आज की डेट में हम एप्लीकेशंस के साथ में यूज भी कर रहे हैं। हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनके बैकग्राउंड में हम SQLite का यूज करते हैं, XML का यूज करते हैं, और बहुत एडवांस डेटाबेस हैं यहाँ पर हम डेटा अबाउट डेटा या मेटा डेटा को भी इजीली स्टोर कर पाते हैं। रिलेशनल तो है ही, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, encapsulation. All these kind of features are supported by XML database. So XML is not part of our syllabus, but nowadays we are using XML for many applications. First we are going to discuss hierarchical models, which were the first model designed in 1960s and 70s. So basic concept form the basic for subsequent database development. Limitations lead to a different way of looking at database design. Basic concepts show up in current data model and best understood by examining manufacturing process. यहाँ example देखिए hierarchical structure का। रूट सेगमेंट था कि हमारे पास कोई एक सिंगल असेंबली थी, उसके बाद कई लेवल पर लोग काम करते थे। तो लेवल 1 पर कौन कौन काम करेंगे, लाइक
मैनेजर्स होते थे। लेवल 2 पर कौन कौन काम करेंगे, उनके नीचे फर्दर मैनेजर्स थे अलग अलग कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। फिर लेवल 3 आ गया जहां पर हमारा कोई बेसिक एम्प्लॉय जो था वो काम कर रहा था, जो रिपोर्ट करेगा अपने ऊपर किसी मैनेजर को, और वो मैनेजर रिपोर्ट करेगा उससे ऊपर अपने लेवल पर किसी मैनेजर को। तो ऑल दीज वर द लेवल। हायरार्की मींस वी हैव अ सर्टेन ऑर्डर। लाइक पार्ट ए जो है, सपोज कीजिए पार्ट ए कोई एम्प्लॉय है, ये रिपोर्ट करेगा असेंबली ए को। असेंबली ए जो है वो रिपोर्ट करेगा कंपोनेंट ए को, और कंपोनेंट ए बी सी ये तीनों रिपोर्ट करेंगे फाइनल असेंबली को। तो किसी भी डेटाबेस को हम डिवाइड कर देते थे फर्दर पार्ट्स में। अब जो पार्ट सी होगा उसका पार्ट ए से कोई लिंकिंग नहीं है। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी दो अलग टाइप की एक्टिविटीज हैं और अलग से वो मेंटेन होंगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ज्यादातर जगह हम ये ट्री बेस्ड जो स्ट्रक्चर है ये यूज करते थे in the beginning of the databases in like 1970. Nowadays we are not using hierarchical database because of there are several limitations. तो characteristics देखो यहाँ पर, each parent can have many children, many child has only one parent, tree is defined by path that trace parent segment to child segment beginning from the left. हायरार्किकल पाथ हम फॉलो करते थे, ordered sequencing of segment tracing hierarchical structure. It means a particular order is to be followed. Pre-order traversal, और जैसे इस बार आप डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से बीसीए और बीटेक दोनों के लिए ही डेटा स्ट्रक्चर है, और उस डेटा स्ट्रक्चर में आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल पढ़ना है। तो जैसे आप वहां पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ क्या बताया था प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का। ये लेफ्ट टू राइट हो सकता है, राइट टू लेफ्ट हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन what type of traversal we are using. Traversal means we are going from root to the bottom, or we are going from bottom to the root. Second type of models were network model, which are also like hierarchical model, but यहाँ कुछ थोड़ा सा एडवांसमेंट थी। एडवांसमेंट क्या था यहाँ पर? एडवांसमेंट ये है कि एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल इन हायरार्किकल। लाइक हमने यहाँ कहा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कस्टमर है जो पेमेंट भी करता है, इनवॉइस भी जनरेट करता है, तो उसकी पेमेंट और इनवॉइस के साथ दोनों के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है। साथ में जो इनवॉइस है वो सेल्स डिपार्टमेंट भी हैंडल करता है, यानी कस्टमर तो बना ही रहा है इनवॉइस, सेल्स डिपार्टमेंट भी उस इनवॉइस को यूज करेगा। तो इनवॉइस का रिलेशनशिप अपर लेवल पर हम देखें तो इनवॉइस के दो पेरेंट्स हो गए, पहला पेरेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा पेरेंट कस्टमर। फाइन। सो हायरार्किकल में और यहाँ जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पर हायरार्किकल के अंदर एक किसी चाइल्ड के मैनी पेरेंट्स नहीं हो सकते थे, वहां पर ये पॉसिबल हो गया, और पॉसिबल होने से एक एक्सटेंडेड फीचर मिल गई नेटवर्क मॉडल के अंदर। अब हम इनवॉइस को दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल कर सकते हैं, कस्टमर डिपार्टमेंट भी और सेल्स डिपार्टमेंट भी। तो इट कैन बी इजी to manage invoices. Any question? नेटवर्क मॉडल का आप देख लो थोड़ा सा। क्रिएटेड, व्हाई वी आर क्रिएटिंग नेटवर्क मॉडल? टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप। कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप का मतलब जैसे यहाँ पर इनवॉइस हमें दो बार अलग अलग नहीं बनाना था कि सेल्स के लिए हम अलग बना दें और कस्टमर के लिए अलग से बना दें। तो इन दैट केस हमारे पास क्या होती, रिडंडेंसी होती। एक टेबल के अंदर इनवॉइस है और दूसरी टेबल के अंदर कस्टमर है, तो वो दोनों एक ही एट्रीब्यूट को फॉलो करेंगे। यहां मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा सकता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
मेरा सिंपल पर्सपेक्टिव जो है वो सिर्फ इतना है कि मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर हम सेल्स का डेटा यूज कर रहे हैं और कोई दूसरी टेबल है जिसके अंदर हम कस्टमर का डेटा हैंडल कर रहे हैं। तो अगर यहाँ सेल्स के अंदर हमारे पास एक वैल्यू इनवॉइस थी और कस्टमर के अंदर भी एक वैल्यू इनवॉइस है, कि मैंने यहाँ मेंशन किया इनवॉइस, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट था इनवॉइस, ये एक टेबल है हमारे पास, और कोई दूसरी टेबल कस्टमर है, यहाँ भी एक हमारे पास एट्रीब्यूट इनवॉइस है। तो ये दो अलग अलग एट्रीब्यूट नहीं है, ये एक सिंगल एट्रीब्यूट है जिसको दोनों टेबल एक्सेस कर रही हैं, और लास्ट में कहीं ना कहीं ये एक रिलेशन मेंटेन करेंगी। अगर कुछ हमने यहाँ अपडेट किया है तो वो इधर भी इनवॉइस में अपडेट होने वाला है। सो वी आर हैंडलिंग सिंगल इनवॉइस फॉर अ सिंगल पर्पज। पर्पज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ कस्टमर के लिए यूज किया जा रहा था और यहाँ सेल्स रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा रहा है। कल को सेल्स डिपार्टमेंट ये देखना चाहे कि कितने कस्टमर्स ने कितने ऑर्डर किए, दे कैन इजीली मेंशन। यहाँ कस्टमर ये देखना चाहे कि मैंने टोटल कितने ऑर्डर किए थे, तो वो भी देख सकता है। कोई एक सिंगल इनवॉइस है वो दोनों के लिए सेम रहेगी। तो इस तरह के हम चीजें कर सकते हैं नेटवर्क मॉडल के अंदर। इट इम्प्रूव्स डेटाबेस परफॉर्मेंस, इम्पोज ए डेटाबेस स्टैंडर्ड। तो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हम फॉलो करते थे। दिस कैन ऑल्सो फॉलो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI के रूल्स थे, उनको भी फॉलो करता था नेटवर्क मॉडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि आज की डेट में भी हम बहुत सारे ऐसे सिंबल्स, प्रोसेस, रिप्रेजेंटेशंस हैं जो ANSI के पढ़ते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं और फॉलो किए जाते हैं। जैसे हम सी के अंदर कीवर्ड पढ़ते हैं, तो सी के अंदर जो कीवर्ड्स आपने पढ़े थे वो सब स्टैंडर्ड कीवर्ड्स थे, और वो अराउंड द ग्लोब फॉलो होते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी नहीं करते। हम जो वेरिएबल बनाने के लिए जो रूल्स पढ़ते हैं वो सब ANSI के रूल होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डेटाबेस के लिए भी हमने अलग से रूल गवर्न किए हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे सभी को। It is similar to hierarchical model, collection of record in one-to-many relationship also. A relationship is called a set. It means composed of at least two record type. We have owner, we have member. So owner is one who is a parent, whereas members are one who are child. Owner वही है जो members को अलाउ कर सकता है। जैसे आप ग्रुप के एडमिन हैं, तो ग्रुप के एडमिन अगर आप हैं तो आप ओनर हैं उस ग्रुप के, और जो मेंबर्स होंगे वो लोग होंगे जो उस ग्रुप का पार्ट तो हैं, बट दे आर नॉट, दे डू नॉट हैव इक्वल राइट्स लाइक एडमिन। इसी तरह से यहाँ भी ये स्ट्रक्चर फॉलो होता था। नेटवर्क मॉडल्स एडवांटेजेस: कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी, हैंडल मोर रिलेशनशिप टाइप, डेटा एक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, प्रमोट डेटाबेस इंटीग्रिटी। ये और बता देता हूं, टाइम के साथ साथ हमने नेटवर्क मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया था। रिलेशनल मॉडल आज की डेट में हम यूज करते हैं। जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी टेबल स्ट्रक्चर हैं वो सब रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, विच हैज सम रोज एंड कॉलम्स, सम एट्रीब्यूट्स, सम एंटिटी टाइप्स, बेसिक एंटिटीज, उनके बीच में रिलेशनशिप, एक से ज्यादा टेबल के बीच में रिलेशनशिप। ये सब एडवांस डेटा का ही एग्जांपल है। नेटवर्क मॉडल इससे पहले चलता था, जो आज की डेट में उतना पॉपुलर नहीं है जितना रिलेशनल मॉडल पॉपुलर है। बट एट दैट टाइम 1970-75, उस टाइम ये अपने आप में बेस्ट और सुपीरियर मॉडल था जो यूज किया जाता था। यहाँ डेटा इंडिपेंडेंस थी, कंफर्मेशन टू